सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार और हार्दिक अभिवादन। प्यारे दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और हो सकता है कि इनमें से कुछ आपको याद हों और कुछ आप भूल गए हों। अगर आप पढ़ा रहे हों तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, आप इन प्रश्नों को जब पढ़ेंगे तो आप एक तरह से अपनी मेमोरी को वापस तरोताज़ा कर लेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो और भी बढ़िया बात है, आपको याद हो जाएंगे। दोनों ही दृष्टि से ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी है। अगर आप खुद टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप विद्यार्थियों को जब व्याख्यान देंगे तब आपके लिए ये उपयोगी होंगे, और तैयारी कर रहे हैं तो उपयोगी हैं ही हैं, इसमें तो कहना ही क्या है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था, उसका कारण क्या था? भाई, वो आदिकाल भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने आदिकाल नहीं रखा, उन्होंने वीरगाथा काल रखा। तो वीरगाथा काल रखा तो क्यों रखा? इसका उत्तर है, वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को आधार मानकर उन्होंने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा। वीर गाथाओं की जो रचना प्रवृत्ति थी उसको आधार बनाया और उन्होंने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा, क्योंकि उस समय ज्यादातर वीर गाथाएं लिखी गई थी। वीर गाथाओं का एक तरह से वर्णन किया गया, तो उसको आधार बनाया और फिर उन्होंने क्या किया, नाम दिया वीरगाथा काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिया था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम बीज वपन काल अथवा प्रारंभिक काल नाम दिया था। तो सबसे प्रमुख रूप से उन्होंने बीज वपन काल नाम दिया था। आदिकाल का नाम उन्होंने बीज वपन काल नाम दिया था। चलिए, मिस्र बंधु ने रीतिकाल का क्या नाम दिया? तो मिस्र बंधु थे, उन्होंने रीतिकाल को किस नाम से अलंकृत किया था? तो नाम याद आ गया होगा भाई, उन्होंने किया था अलंकृत काल नाम से, यानी छंद अलंकार का युग कह सकते हैं। श्रृंगार काल भी था एक तरह से, बहुत ज्यादा मात्रा में श्रृंगार का चित्रण किया गया, संयोग वियोग का। डॉक्टर रसाल ने, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का क्या नाम दिया? कलाकाल नाम दिया था डॉक्टर रसाल ने रीतिकाल का, कलाकाल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो दोस्तों, रीतिकाल को नाम दिया था उन्होंने श्रृंगार काल। रीतिकाल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया। चलिए, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का क्या नाम दिया? राहुल सांकृत्यायन ने जो आदिकाल का नाम है वो क्या दिया था? उन्होंने दिया था सिद्ध सामंत काल। उन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम दिया, उसका क्या नाम था? उन्होंने नाम दिया संधि चारण काल। संधि चारण काल नाम दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का। भक्ति द्राविड़ उपची लाए रामानंद, ये कथन किसका है? भक्ति द्राविड़ उपची लाए रामानंद, ये कथन किसका है? तो ये कथन कबीर का है। भक्ति द्राविड़ उपची लाए रामानंद, ये कथन किसका है? कबीर का। नायनार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? नायनार संत हैं और उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 63 मानी जाती है नायनार संतों की संख्या। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इन काव्यों का नामकरण नायिका के आधार पर किया गया, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन से काव्य थे जिनका नामकरण नायिकाओं के आधार पर किया गया है? तो ये सूफी प्रेमाख्यान काव्य थे, उनका जो नामकरण है वो नायिकाओं के आधार पर किया गया। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में किन किन छंदों का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में हुआ है? तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य हैं, उनमें कौन कौन से छंदों का सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया? तो ये दोहा चौपाई छंदों का सबसे ज्यादा या अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया, दोहा चौपाई छंदों का।
सूफी कवियों का प्रधान रस कौन सा है? तो सूफी कवि थे, उनका प्रधान रस कौन सा है? प्रधान रस है श्रृंगार रस, और उसके भी वियोग पक्ष को प्रधानता दी गई है। तो सूफी कवियों का जो प्रधान रस था वो श्रृंगार रस था, और उसके भी वियोग पक्ष को उन्होंने क्या दी? प्रधानता दी। राम भक्ति शाखा में किस संत को युग प्रवर्तक आचार्य माना जाता है? राम भक्ति शाखा में कौन से संत को युग प्रवर्तक आचार्य माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों रामानंद को युग प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। कवितावली रामायण किसने लिखी थी? कवितावली रामायण की रचना करने वाले कौन थे? तो ये महंत रामचंद्र दास ने कवितावली रामायण की रचना की थी। महंत रामचंद्र दास ने। राम स्वयंवर की रचना किसने की थी? राम स्वयंवर नाम की रचना, और इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने राम स्वयंवर की रचना की थी। रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने। रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? रामचरित चिंतामणि रचना के रचनाकार कौन है? रामचरित उपाध्याय की रचना है रामचरित चिंतामणि, रामचरित उपाध्याय की। नेक्स्ट है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उनका सारा काव्य समन्वय की क्या है? विराट चेष्टा है। ये कथन किसके लिए और किसने कहा है? उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा, ये कथन किसके लिए और किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के लिए कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी के लिए। तुलसीदास जी ने कृष्ण के चरित्र को लेकर सुंदर गीतों की रचना किस काव्य में की है? कौन से काव्य में की है? कृष्ण गीतावली में उन्होंने सुंदर सुंदर गीतों की रचना की है। ठीक है। मतीराम ने ललित ललाम की रचना किसकी आज्ञा से की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतीराम ने ललित ललाम नामक ग्रंथ की रचना किसकी आज्ञा से की थी? तो यह राजा भंवर सिंह की आज्ञा से की थी। भाव सिंह विकास मान सकते हैं, तो राजा भाव सिंह की आज्ञा से। ठीक है। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आदेश से की? पद्माकर का प्रसिद्ध ग्रंथ है जगत विनोद, और इसकी रचना किसके आदेश से की? तो राजा जगत सिंह के आदेश से की थी जगत विनोद की रचना। केशवदास ने किसकी आज्ञा से रसिक प्रिया का निर्माण किया था? केशवदास ने किसकी आज्ञा से रसिक प्रिया नामक ग्रंथ लिखा था? तो ये लिखा था दोस्तों राजा इंद्रजीत सिंह की आज्ञा से उन्होंने रसिक प्रिया की रचना की थी। रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए। अब ये दोस्तों प्रश्न काफी मोस्ट है, और ये आपको पढ़ना चाहिए या लिख लेना चाहिए। तो चिंतामणि त्रिपाठी रीति काल के प्रसिद्ध कवि, और साथ ही साथ इनकी विशेषता रीतिबद्ध। चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम रीतिबद्ध हैं, चिंतामणि त्रिपाठी रीतिबद्ध हैं, और देव भी रीतिबद्ध, और भिखारीदास भी रीतिबद्ध, और भूषण भी रीतिबद्ध। तो रीतिबद्ध कवियों के अगर नाम देखे जाएं तो भूषण, भिखारीदास, देव और मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी। तो आपके सामने ये प्रश्न जो है वो हल हो जाना चाहिए कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, देव, भिखारीदास, भूषण, चलिए, और पद्माकर, ये रीतिबद्ध कवि है। ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि रीतिसिद्ध कवि कौन कौन से थे? रीतिसिद्ध कवियों के नाम बताइए। तो रीतिसिद्ध कवियों में बिहारी का नाम सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से मोस्ट है। बेनी रीतिसिद्ध कवि है, और कृष्ण कवि भी रीतिसिद्ध कवि है, और रसनिधि भी रीतिसिद्ध कवि है। सेनापति भी रीतिसिद्ध कवि है। रीतिमुक्त कवियों के नाम बताए। अब रीतिमुक्त कवियों की बात आती है तो रीतिमुक्त कवि कौन कौन से हैं? बोधा रीतिमुक्त हैं, रीतिमुक्त कवि। आलम रीतिमुक्त कवि हैं। ठाकुर रीतिमुक्त कवि हैं। बोधा, आलम, ठाकुर और घनानंद, ये चारों रीतिबद्ध रीतिमुक्त कवि हैं। रीतिबद्ध नहीं, रीतिमुक्त कवि हैं। बोधा, आलम, ठाकुर और घनानंद। रीतिकाल के वीररस के कवियों के नाम बताइए। अब रीतिसिद्ध आ गया, रीतिबद्ध आ गया, रीतिमुक्त आ गया, तो वीररस के कवि कौन कौन से थे? चौथा प्रश्न यही बनता है। तो वीररस के कवि थे भूषण। ठीक है, भूषण वीररस के कवि माने जाते हैं। ग्वाल कवि भी वीररस के कवि माने जाते हैं।
और सूदन कवि भी वीर रस के कवि माने जाते हैं। भूषण, ग्वाल और सूदन ये वीर रस के कवि माने जाते हैं, और इसके साथ ही जोधराज, इनको भी वीर रस का कवि माना जाता है। रीतिकाल में किन किन कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया? तो रीतिकाल में कौन कौन से कवि थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया था? तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले चिंतामणि थे। तो चिंतामणि त्रिपाठी ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया था। नेक्स्ट है भूषण, इन्होंने भी लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया था। तो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों के निर्माण करने वालों में चिंतामणि, भूषण और मतीराम, ये तीन नाम प्रमुख रूप से याद रखिएगा, और भिखारीदास। ठीक है। कबीरदास जी ने आत्मा को किस रूप में चित्रित किया है? तो कबीरदास जी ने आत्मा को किस रूप में चित्रित किया है? तो वीराणी नायिका के रूप में माना है कि आत्मा एक वीराणी नायिका है। विरह से युक्त नायिका के रूप में आत्मा को चित्रित किया है। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? यानी वाणी का तानाशाह किसने कहा था? डिक्टेटर। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो ये कथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा था। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना, होय सो लो, ये कथन किसके लिए कहा गया है? पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको लेना हो वो कुछ ले सकता है, ये कथन किसके लिए कहा गया है? ये सूरदास के लिए कहा गया है और गोस्वामी विठलनाथ द्वारा कहा गया है। तुलसीदास जी का गीतावली काव्य कितने खंडों में विभाजित है? तुलसीदास जी ने गीतावली काव्य लिखा, तो उसमें कितने खंड हैं? तो 7 खंड हैं। गीतावली काव्य में कितने खंड हैं? 7 खंड। तुलसीदास जी की किस रचना को भक्तिरस का ग्रंथ कहा है? तुलसीदास जी की कौन सी रचना को भक्तिरस का ग्रंथ कहा जाता है? भक्तिरस का ग्रंथ कौन सी रचना को कहा जाता है? तो विनय पत्रिका को कहा जाता है भक्तिरस का प्रमुख रूप से ग्रंथ। तुलसीदास जी की रचना कवितावली में कितने खंड हैं? कवितावली है उसमें कितने खंड हैं? कवितावली में दोस्तों 7 खंड हैं। कवितावली रचना है उसमें 7 खंड है। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका नामक रचना की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों ये प्रश्न तो याद कर लीजिएगा। विनय पत्रिका रचना है उसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा है विनय पत्रिका की। तुलसीदास जी की किस रचना में ब्रज तथा अवधी भाषा का मेल है? यानी कौन सी ऐसी रचना है जिसमें अवधी भाषा का और ब्रज भाषा का दोनों का मेल है? दोनों का मेल कवितावली नामक रचना में है, दोनों का मेल। मीरा की भक्ति कौन से भाव की है? मीरा की भक्ति कौन से भाव की है? तो दोस्तों ये माधुर्य भाव की है। मीरा की भक्ति कौन से भाव की? माधुर्य भाव की। सूरदास की भक्ति कौन से भाव की है? सूरदास की भक्ति कौन से भाव की है? तो सख्य भाव की है, यानी सखा भाव की भक्ति भावना है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति कौन से भाव की है? तुलसीदास जी की भक्ति कौन से भाव की है? तो दास्य भाव की है तुलसीदास जी की भक्ति, दास्य भाव की। और राम भक्ति के किस संत ने सौसुकी शाखा का प्रवर्तन किया? सौसुकी की शाखा का प्रवर्तन करने वाले कौन थे? तो ये रामचरण दास जी थे। चलिए रामचरण दास जी कर देते हैं। तो रामचरण दास जी ने सौसुकी शाखा का प्रवर्तन किया था। ठीक है जी, चलिए आगे। तत्सुकी शाखा का प्रवर्तन करने वाले संत कवि कौन थे? तत्सुकी शाखा का, तो तत्सुकी शाखा का प्रवर्तन किया था जीवाराम जी ने, जीवाराम ने किया था। नेक्स्ट, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? इस काव्य संग्रह के कवि का नाम आपके सामने है, गजानन माधव मुक्तिबोध, और ये काव्य 1964 में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह है और इसके कवि कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का ये काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल। नेक्स्ट, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, लंबी कविता के कवि का नाम बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, ये लंबी कविता है और इसके कवि का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह किस पत्रिका के सहायक संपादक रहे? कौन सी पत्रिका के सहायक संपादक रहे थे? रूपाभ के। और इसका संपादन किसने किया था? सुमित्रानंद पंत ने।
चलिए नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह ने त्रिलोचन के साथ किस पत्रिका का संपादन किया? तो शमशेर बहादुर सिंह ने त्रिलोचन के साथ कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? कौन सी पत्रिका का संपादन किया था शमशेर बहादुर सिंह ने त्रिलोचन के साथ? तो उन्होंने त्रिलोचन के साथ किया था, वो क्या था, कहानी पत्रिका का 1940 में संपादन किया था। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह ने मुंबई से किस पत्र का संपादन किया? मुंबई से कौन से पत्र का संपादन किया था शमशेर बहादुर सिंह ने? नया साहित्य नामक पत्र का संपादन किया था। नया साहित्य नामक पत्र है, उसका संपादन किया था। शमशेर बहादुर सिंह किस पत्रिका के सहायक संपादक रहे? कौन सी पत्रिका थी जिसके सहायक संपादक रहे थे? माया पत्रिका के ये सहायक संपादक रहे थे शमशेर बहादुर सिंह। कौन सी? माया पत्रिका की। दोआब निबंध संग्रह के लेखक का नाम तो बहुत ही शानदार और मोस्ट प्रश्न है। शमशेर बहादुर सिंह थे और इनको हिंदी उर्दू का दोआब भी कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कुछ कविताएं काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कुछ कविताएं काव्य संग्रह के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह और 1956 में यह प्रकाशित हुआ था। कुछ और कविताएं काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कुछ और कविताएं काव्य संग्रह के कवि शमशेर बहादुर सिंह और 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य का इतिहास का नाम क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य का इतिहास जो है उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम था और पहले इसका नाम दूसरा था। ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था और तब उसका नाम दूसरा था। आप कमेंट करेंगे। और दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो आप कमेंट कीजिएगा और थोड़ा सा समय दीजिएगा। दोस्तों हम धीरे धीरे रोज थोड़े थोड़े प्रश्न याद करते जाएंगे और जब तक आप एग्जाम में बैठोगे तब तक हम हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ लेंगे क्या, रिवीजन भी कर लेंगे। भाई पढ़ने को तो हम 20 दिन में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। और आप चैनल पर जाकर लंबे वीडियो देखना चाहो तो आपकी इच्छा है, वहां आपको 500 प्रश्नों के खूब बड़े वीडियो भी मिलेंगे। अगर आपके पास समय है तो उनको भी देखें। भाई तैयारी करें तो गजब से करें। मेरा एक ही ध्येय वाक्य है कि तैयारी करो तो जम कर करो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जब हम तैयारी में समय देंगे तो सफलता भी दोस्तों सुनहरी होगी, शानदार सफलता होगी। और लोग हारे हुए का नाम याद नहीं रखते हैं, हमेशा इतिहास विजेता का लिखा जाता है। हारे हुए को दोस्तों ताने मिलते हैं और जो नौकरी लग जाता है, सर्विस लग जाता है, उसके लिए बधाइयां ही बधाइयां हैं और जीवन में उसका स्तर कुछ नया बन जाता है। तो दोस्तों एक दिन मैंने एक लाइब्रेरी के स्टूडेंट से पूछा था कि आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पढ़कर अगर नौकरी लग गई तो 3 पीढ़ियां संवर जाएगी। उसका जवाब ये था। तो निश्चित तौर पर पढ़ाई जब हम करते हैं तब हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, कुछ न कुछ पाते ही है। तो बहुत धन्यवाद। ये 15 मिनट का जो छोटा सा वीडियो था आपके सामने। अगर आप फरमाइश करेंगे तो बड़े वीडियो घंटे घंटे के भी आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, 2 घंटे के भी कर दूंगा। आप बस कमेंट तो करें। भाई आप कमेंट नहीं करते, एकदम चैनल पर सन्नाटा पसरा रहता है, कहीं कोई आवाज ही नहीं आती। भाई नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता है कि किसी साथी ने कमेंट किया। बड़े शांत विद्यार्थी हैं, कमेंट कर दिया करो। और आप नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम आप अपने दोस्तों तक भेज दो, भाई वो तैयारी कर रहे हैं। भाई आप अगर नौकरी लगे तो उन तक तो भेजो। आपके परिवार में कोई न कोई तैयारी करता होगा, उन तक भेजो। कोई न कोई तो यार हिंदी साहित्य के इतिहास होगा, कोई न कोई तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ता होगा, उन तक भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।